संदिग्ध परिस्थितियों में लापता महिला ने पार की एलओसी पार कर पीओजे के पहुंची पुंछ से लापता महिला। परिजनों ने पुलिस में दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस की जांच में एलओसी पार करने का हुआ खुलासा। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर सख्ते में बनी विधानसभा में सरकारी स्कूलों का ले रहे जायजा। बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील की भी कर रहे जांच। सरकारी स्कूलों की हालत और स्टाफ की कमी से नाराज। बैंक का लोन चुकता न करने वालों की आई शामत। जम्मू कश्मीर बैंक ने बड़े स्तर पर शुरू किया अभियान। कलानी गांव में डिफॉल्टर के घर के बाहर दिया धरना। 10 लाख रुपए का कर्ज न चुकाने पर बड़ी कार्रवाई। श्री माता वैष्णो देवी के पुराने मार्ग पर कारोबार हुआ शुरू। डीसी के आश्वासन पर दुकानदारों ने खत्म की हड़ताल। 15 दिसंबर तक मसला हल करने का प्रशासन का आश्वासन। हड़ताल खत्म होने से श्रद्धालुओं ने भी ली राहत की सांस। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रण शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पुंछ में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई महिला एलओसी पार कर पीओजे के पहुंच गई है। पुंछ के सीमावर्ती किरनी इलाके में 28 वर्षीय महिला फातिमा बी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने पुलिस में दर्ज करवाई थी और जांच में ये सामने आया कि वो एलओसी पार कर चुकी है। उसने किन परिस्थितियों में एलओसी पार की, उसके परिजन भी इसको लेकर पसोपेश में है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक महिला जो कि 28 वर्षीय है, फातिमा बीबी उसका नाम बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले वो अपने घर से लापता हो जाती है और उसके जो घर वाले हैं, जो परिजन है, वो गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस जब मामले का संज्ञान लेती है, जब जांच पड़ताल शुरू होती है, तो ये पाया जाता है कि ये महिला जो कि 28 वर्षीय है, फातिमा बी, एलओसी पार कर पीओजे की साइड पहुंच जाती है। अब ये पूरा मामला क्या है, किन परिस्थितियों में वहां पर पहुंची है, क्या कुछ इसके पीछे साजिश है या फिर क्या कुछ हालात हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सनी शर्मा हमारे संवाददाता पुलिस से ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहूंगी, फातिमा बी नामक 28 वर्षीय महिला एलओसी पार कर पीओजे के पहुंच जाती है, किन परिस्थितियों में वहां पर पहुंचती है, क्या है ये पूरा मामला, बताइएगा। जी, पर आपको बता दें ये जो किरनी और मदार का जो इलाका है या शाहपुर का इलाका है, बिल्कुल जो है एलओसी पर है और पर जो है एलओसी जो शुरू हो जाती है, पाकिस्तान का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है, पीओजे शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कई लोग जो है एलओसी क्रॉस कर उस तरफ जो है वो चले जाते हैं या उस तरफ के लोग जो है इस तरफ आ जाते हैं। वही देखने को आया है कि फातिमा भी 2 दिन पहले ही जो है अपने घर से जो है वो मिसिंग हो जाती है और परिवार के जो लोग हैं लगातार इसको जो है गांव में, उसके अलावा शहर में या अपने रिश्तेदारों के घर जो है वो खोज रहे थे। और जब 2 दिनों तक इसका कोई भी पता था तो उन्होंने इसकी मिसिंग रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज कराई। उसके बाद जब पुलिस ने जांच जो है वो शुरू की तो पता चला कि ये महिला जो है एलओसी क्रॉस कर पीओजे का जो है इलाका है वहाँ जो है वो चली गई है। और अगर हम बात करें तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या पुलिस की तरफ से इस महिला की तलाश जो है वो चल रही है। और अगर हम बात करें तो पहले हम देखते थे कि कुछ जिनको दिमागी प्रॉब्लम होती थी वो लोग जो है उस तरफ चले जाते थे, पर जिस तरह से हमने इनके परिवार से बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना दिमागी प्रॉब्लम है ना कोई और विषय जो है वो सामने आया है। खाली यही बताया जा रहा है कि महिला जो है अपने घर से निकली थी, वापस घर तक जो है नहीं पहुंची है। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जरूर निकल कर सामने आ सकता है। आउट ऑफ नोवेयर एक महिला जो है वो यहाँ पुंछ में रह रही होती है और वो आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी क्रॉस कर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जरूर है ये। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी थ्रेट जरूर है। जिस तरह से महिला जो है एलओसी क्रॉस कर उस तरफ चली जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो हमने कुछ लोगों से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि हमने सेना के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हमें उन्हें भी जो है सेना की मदद से जो है वो खुलवाया और उनमें यही नजर आया है कि महिला जो है गेट की तरफ नहीं आई, महिला बिल्कुल एलओसी की तरफ जो है वो रहती थी, वहीं से एलओसी क्रॉस कर पाकिस्तान की तरफ जो है वो चली गई। और परिवार के लोगों का दोनों हुकूमतों से ये मांग है कि जल्द से जल्द इस महिला को जो है अपने घर, अपने
बच्चों के पास जो है वो लौटाया जाए। सनी, एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं महिला वहां पर जा सकती है। पुलिस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया जब पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया? जी बिल्कुल, पुलिस इसकी जांच जो है वो कर रही है। अभी इस पर कोई भी बात जो है वो कहना मारे नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से महिला 2 दिनों से अपने घर से जो है गुमशुदा है और बताया जा रहा है कि एलओसी क्रॉस कर उस तरफ जो है वो चली गई है, और पुलिस की तरफ से भी इसको जो है बड़ी संजीदगी से जो है वो लिया जा रहा है और पुलिस की छानबीन जो है वो कर रही है। इसके परिवार के जो लोग हैं या गाँव के लोग हैं उनसे भी पूछताछ जो है वो कर रही है। ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सनी शर्मा पुंछ से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर एक 28 वर्षीय महिला जिसका नाम की फातिमा बीबी बताया जा रहा है, वो एलओसी क्रॉस कर पीओजे की साइड पहुंच जाती है। और जब उस महिला के परिजनों से बातचीत की गई, उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि आखिरकार वो बॉर्डर क्रॉस कर दूसरी तरफ किस तरीके से पहुंच जाती है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और पूरी छानबीन की जा रही है और बहुत ही जल्द जो यहाँ पर वो महिला है उसे बॉर्डर से इस पार भी लाने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। परिजनों की ये मांग है कि बहुत जल्द उसके पति, उसके परिवार वाले और उसके बच्चों के पास उस महिला को लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट अपने आप में जरूर निकलकर सामने आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा देखकर बनी के जो विधायक है डॉक्टर रामेश्वर सिंह वो सत्ते में आ चुके हैं। सरकारी स्कूलों की हालत का संज्ञान लेने के लिए पुरुष जो है, अगर बात करेंगे यहाँ पर उसका संज्ञान लेने के लिए शुरू किए गए दौरे के दौरान वो मलाड स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंचे, जो कि पूरी तरीके से जर्जर है। उन्होंने एक स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील खाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। विधायक के मुताबिक बनी विधानसभा में 60% सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है और यहाँ स्टाफ की भी 70% कमी जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बनी के जो विधायक हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र का मुआयना करते हैं, वहां पर स्कूलों में पहुंचकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ बैठकर मिड डे मील को खाते नजर आ रहे हैं। अब इस मिड डे मील को खाने का एक ही मोटिव है, एक ही कारण है कि गुणवत्ता की जांच जो है वो कहीं ना कहीं की जाए कि किस तरीके का खाना, किस गुणवत्ता का, किस क्वालिटी का खाना इन छोटे बच्चों को हर दिन परोसा जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रंजीत मेहता हमारे साथ, हमारे संवाददाता कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीत, बताइएगा, बनी की बुरी हालत है, अगर हम स्कूलों की खास तौर पर बात करेंगे, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल चेतन, यहाँ पर बनी मंडल की बात करूँ तो ये कठुआ जिले का काफी दूर जो पहाड़ी इलाका पड़ता है और वहाँ के अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनावों में चुनकर आए विधायक डॉक्टर रामेश्वर की प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए तो उन्होंने पहले दिन से ही कहा था कि इलाके की अगर तस्वीर बदलनी है, तस्वीर बदलनी है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते उन्होंने शिक्षा विभाग का स्तर को इस इलाके में ऊंचा करने के लिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए जो बीड़ा उठाया उसी के तहत उन्होंने लगातार शिक्षा विभाग है, एजुकेशन महकमा है, उनके मंत्री से लेकर तमाम जिले के अधिकारियों और स्थानीय जितने भी अधिकारी हैं या शिक्षक जन है उस इलाके में तैनात हैं, उन सबसे आग्रह किया कि इस इलाके के बच्चों की मुस्तकबिल जो है उनके हाथ में है और उसको संभालने के लिए अपना पूरी ईमानदारी से और 100% देने में कोशिश करें, जिसके चलते उन्होंने डॉक्टर रामेश्वर सिंह द्वारा क्या कुछ बड़े फैसले बच्चों के हित में लिए गए हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए हम अध्यापकों की, कहीं ना कहीं स्कूल स्टाफ की कमी से भी बच्चे जूझ रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर रामेश्वर से जब हमारे इस सिलसिले में बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एजुकेशन सिस्टम इतना लचर हो गया है इस इलाके की बात करें, दूर दराज इलाके पहाड़ी की, तो यहाँ पर स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है। जो जिस स्कूल की तस्वीरें आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये मलाड का स्कूल है, मिडिल स्कूल है और यहाँ पर 7 से 8 कमरे हैं
पर साइड ने हमें बताया कि इनमें से मात्र 2 से 3 कमरे हैं यहाँ पे कक्षाएं लगती हैं सभी 8वीं तक की। बाकी के सारे अनसेफ डिक्लेयर हो चुके हैं। तस्वीरों में साफ दिखाया जा रहा है कि वो सारे अनसेफ हो चुके हैं। बच्चों का वहाँ बैठना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ होगा। तो विधायक डॉक्टर रामेश्वर ने बताया कि यह इसके लिए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर मंत्री, क्योंकि सरकार अब जम्मू कश्मीर में बन चुकी है, तो उनसे ये आग्रह करेंगे कि इस इलाके का शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कदम उठाए जाए। केवल यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि इस इलाके के सभी स्कूल जितने भी पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि ये 70% स्टाफ की जो कमी है इस इलाके में उसको पूरा करना की चुनौती है। साथ ही जो इलाके जो रसूखदार लोग हैं जो इस इलाके में नौकरी के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ से अटैचमेंट करवा के दूसरे इलाके में चले जाते हैं, सेफर एरिया में रहते हैं, जहाँ पे वो लगता है वहाँ पे अटैचमेंट करवाते हैं और उसको जहाँ हम लोगों को भी अगर साफ तौर पर एक निर्देश जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से, अगर नौकरी करनी है तो आपको उन इलाके में आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से नौकरी छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इस तरह के तमाम जानकारी देने के लिए रंजीव मेहता यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर अपडेट कर रहे थे। जहाँ पर तस्वीरों में आपने साफ देखा कितनी दुर्दशा यहाँ के स्कूलों की है। खास तौर पर ये तस्वीरें जो है वो कठुआ के बनी इलाके की दिखाई जा रही थी, जहाँ पर मिड डे मील भी बच्चों को दी जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ना वहाँ पर स्टाफ की सही तरीके से तैनाती है और ना ही जो वहाँ पर बिल्डिंग है स्कूल की वो सही है, और कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि केवल मिड डे मील यहाँ पर काम नहीं करेगी। स्टाफ चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन स्टाफ की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर खतरे में है और साथ ही साथ जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों के फ्यूचर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन अब जो बनी के विधायक हैं वो वहाँ पर पहुंचे, वो सकते में आ गए हैं कि किस तरीके से बच्चे इन बिल्डिंग्स में बैठकर पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं कि बनी में जितने भी स्कूल हैं उनका जो सुधारीकरण है वो किया जाएगा और बच्चों के फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर बैंक ने लोन लेकर उसे चुकता न करने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर बैंक ने कमर कस ली है। बकायेदारों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत पुंछ जिले में जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों और स्टाफ ने पुलिस के साथ कलानी गांव के एक डिफॉल्टर के घर पर धरना दिया। बैंक मैनेजर दीपक भान के मुताबिक इस डिफॉल्टर पर 10 लाख रुपए का कर्ज बकाया है और कई बार याद दिलाने के बावजूद भी वो अपनी किस्तें नहीं चुका रहा। उनके मुताबिक कर्जदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए ऐसे उपाय जरूरी हैं और ये कदम कहीं न कहीं कर्ज वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों की सख्त रणनीति को भी दर्शा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने जिला पुंछ के मंडी की जो तस्वीरें हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कि जम्मू कश्मीर बैंक के जो मुलाजिम है, जो अधिकारी हैं, वो इस व्यक्ति के घर पर पहुंचते हैं। ये व्यक्ति डिफॉल्टर है, 10 लाख रुपए का कर्ज, 10 लाख रुपए का लोन उसने जम्मू कश्मीर बैंक से लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक ने कई बार इस व्यक्ति को याद भी दिलाया कि तुम्हें अपना बैंक का लोन चुकाना है, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इन लोगों को इग्नोर करा था, जिसकी वजह से अब ये लोग इतनी बड़ी कार्रवाई करने पर मजबूर हुए हैं और अपने हाथ में तख्तियां पकड़ के ये लोग उस डिफॉल्टर को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें बैंक का 10 लाख रुपया लौटाना है। अब क्या है ये पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इरफान ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान मुगल से जानने की कोशिश करेंगे। इरफान, आप बताइएगा, डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट एक बड़ी ड्राइव, एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई है जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों द्वारा, अब क्या है ये ड्राइव, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल चितवन में आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच जो मेन ब्रांच पुंछ में है, वहां से एक शख्स ने, जो कि कलानी से इस शख्स का ताल्लुक है, उस शख्स ने जो है 10 लाख रुपए का लोन जो है गुज़श्ता चंद अरसा कबल जो है वो लिया था, जिसके बाद वो बैंक की जो किस्तें हैं वो अदा नहीं कर रहा था, जिसको देखते हुए बैंक की तरफ से बाहर जो है इस शख्स को ये कहा भी गया कि याद भी दिलाया गया कि आपकी जो है बैंक की किस्तें ड्यू हो रही हैं, उसे बिल्कुल जो है वो बैंक में अदायगी जो है वो की जाए, ताकि बैंक का जो लोगों का जो पैसा है उसका गया ना हो। लेकिन जो मजकूरा शख्स है इसकी तरफ
से बैंक को जो है वो जो किस्तें हैं वो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आप बैंक की तरफ से एक बड़ा कदम जो उठाते हुए कलानी गांव के जो है एक कलानी इलाका में जाकर वहां पर जो डिफॉल्टर है उसके घर के बाहर जो है बैंक जो मुलाजिमीन है, जो बैंक मैनेजर है और दीगर जो मुलाजिमीन है, उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और वहां पर डिफॉल्टर के घर पर जाकर उसके घर के बाहर जो है एक धरना दिया। और धरने के दौरान जो है बैंक मैनेजर ने कहा कि ये अगर से हमने इससे कबल इस डिफॉल्टर को बारहा जो है कहा था कि बैंक की जो बैंक से जो लोन लिया हुआ है उसे जो है बर वक्त अदा किया जाए, लेकिन इस शख्स की तरफ से बैंक जाने या जो बैंक की किस्तें हैं वो अदा करने का कोई भी जो है मूड में नहीं था, जिसको देखते हुए बैंक इंतजामिया की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और आज यहाँ पर ये भूख हड़ताल जो है वो की जा रही है। आपको बताते चलें कि इससे कबल भी हमने देखा है कि कई ऐसे डिफॉल्टर्स जहाँ पर दीगर बैंकों की बात करें तो वहां पर जाकर वो बैंकों की तरफ से उन्हें बताया जाता था, जो बाकी लोग इस दिल के होते थे उन्हें बताया जाता था कि ये बैंक का डिफॉल्टर है, ये बैंक की जो है वो अदायगी नहीं कर रहा है, किस्तें नहीं भर रहा है। लेकिन वहीं अब हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर बैंक की को भी नसीहत मिलेगी, अब वो भी अपने बैंक का लोन चुकाने में पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उनके खिलाफ भी इस तरीके की मुहिम चल सकती है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक ने भी जो है अब ये अहम कदम उठाया और जो डिफॉल्टर्स हैं उनके घर पर जाकर वो इस तरीके से धरने दे रहे हैं ताकि जो बाकी के लोग हैं उन्हें भी पता चल सके कि बैंक का डिफॉल्टर और जल्द से जल्द जो है वो अदायगी जो बैंक की किस्तें हैं वो कर सके। लेकिन बैंक मैनेजर की तरफ से कहा गया कि इनके जो अहले खाना है यानी कि इनकी जो फैमिली है उनकी तरफ से गाली गलौज का भी जो है बैंक इंतजामिया को सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी वो जो है वहां तक शाम तक जो है वो बैठे रहे और बैंक इंतजामिया की तरफ से जिला इंतजामिया और बैंक के जो आला हुकाम है उनसे गुजारिश की गई है कि जो ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जो बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद अपने जो काम काज है वो पूरा करने के बाद भी जो बैंक को जो है उसका पैसा वापस नहीं देते हैं, इन्हें जो ब्लैकलिस्ट किया जाए। जब लोगों को मदद की जरूरत होती है बैंक उनकी मदद करता है और बैंक अपने ही पैसे लेने के लिए कहीं ना कहीं उनके आगे भीख मांगता नजर आता है। अब भीख मांगने के बावजूद भी जब उनके पैसे नहीं मिले तो इस तरीके की मुहिम शुरू करनी पड़ी। एक कड़ी पॉलिसी अपनाने की जरूरत है कहीं ना कहीं बैंक को। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देखें कि अगर किसी को बैंक की पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो वक्तन जाके बैंक से लोन लेकर आता है, लेकिन जब उसकी किस्तें अदायगी के वक्त आता है तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैंक की किस्तें अदा नहीं करते हैं, जिसको देखते हुए बैंक की तरफ से बड़े इक़दाम जो है वो उठाए जाते हैं। आप देखते रहेंगे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से ये कदम अहम कदम उठाया गया, इससे कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा जो बैंक की किस्तों में ताखीर करते हैं या बैंक की किस्तें अदा करने के मूड में नहीं होते हैं, उनको भी सबक मिलेगा और वो बर वक्त जो है वो बैंक की किस्तें अदा करेंगे। और बैंक इंतजामिया की तरफ से हुकाम से ये गुजारिश भी की गई है कि ऐसे जो डिफॉल्टर्स हैं जो बैंक की किस्तें अदा नहीं कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए और साथ ही साथ ऐसे डिफॉल्टर्स को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि जो आवाम का पैसा जो है वो बैंक का जो सरमाया है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से जाया ना हो सके। ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इरफान मुगल पुंछ मंडी से अपडेट करे थे जहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डिफॉल्टर्स ऐसे हैं जो कि बैंक का लोन चुकाने में जो है असमर्थ हो रहे हैं। कई बार बैंक ने उन्हें अवगत भी करा है लेकिन उसके बावजूद इग्नोरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। लेकिन अब कड़ी पॉलिसी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बैंक ने यहाँ पर अपनाई है और उनके घर के बाहर धरना जो है वो देने को मजबूर हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बात अब कटरा की भी होगी क्योंकि रियासती के डीसी ने आश्वासन दिया है। उनके आश्वासन पर श्री माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर चरण पादुका के पास पंचायत पुराना जरूर के कारोबारियों से घोड़ा, पिट्ठू और पालकी वालों की हड़ताल खत्म होने से श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। ताराकोट से रोपवे के निर्माण के विरोध में दुकानदार और घोड़ा, पिट्ठू, पालकी वाले 4 दिनों से हड़ताल पर थे। डीसी ने 15 दिसंबर तक इस मसले का हल निकालने और इन दुकानदारों की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करवाने का आश्वासन भी दिया। वहीं दूसरी तरफ ताराकोट में रोपवे का काम भी फिलहाल रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं राहत की सांस श्रद्धालु ने जरूर ली है क्योंकि 4 दिनों के बाद अमीर लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया है, दुकानें खोल दी गई हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए सोहन कोहली हमारे संवाददाता कटरा से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। सोहन, कड़ी मशक्कत के बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें समर्थ हो चुका है, प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, अब लोगों ने दुकानें खोल दी है, लेकिन अभी भी इन दुकानदारों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आश्वासन के बाद उन्होंने अपने काम पर लौटने का जो ऐलान है वो किया है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार 4 दिन से लगातार काफी ज्यादा यात्रियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं
दुकानदार है, घोड़ा पिट्ठू वाले हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं चिंता सता रही है, क्योंकि अगर ताराकोट मार्ग पे ये गंडोला लगता है तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पे भी ठेस पहुंचेगी। तो कल 4 दिन के बाद डीसी रियासी और एसएसपी रियासी कटरा में पहुंचे हैं। जब उन लोगों से बात करते हैं, हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिसंबर तक मैं कोई ना कोई आपकी जो मुलाकात है एसपी साहब से करवाएंगे और कोई ना कोई इसका हल निकालते हैं। मगर फिलहाल तभी तक जो गंडोले का काम है वो फिलहाल बंद कर दिया है। डीसी के आश्वासन से उन्होंने भी दुकानें अपनी भी खोल ली हैं और फिर से एक बार जो कि जो स्ट्राइक खोल के जो दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं खोली हुई और यात्रियों को भी कहीं ना कहीं राहत मिली है वहाँ पे। ठीक है, तो हम बताइएगा यहाँ पर कि जिस तरीके से आपने बताया कि यात्रियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं सिमाटो से देवी साइन बोर्ड द्वारा जो बड़ा ऐलान किया गया है रोकने का, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो वहाँ के कारोबारी हैं, जो कचरा के चरण बाटुगा के या फिर बाणगंगा के पास के व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनकी पेट पर लात पड़ सकती है, क्योंकि जब वहाँ से श्रद्धालु नहीं जाएंगे उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए इस माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो वैष्णो देवी के ट्रैक पे रहने वाले, ये मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व पुजारी हैं, माँ वैष्णो देवी के पूर्व पुजारी हैं। ये माँ वैष्णो देवी की 1986 की बात करूँ तो उससे पहले जो माँ वैष्णो देवी की पूजा ये करते थे, मगर 1986 में इनको वहां से खदेड़ दिया गया था। मगर ये पूर्व बारीदार, मैं आपको बता दूं कि ये वही बारीदार है जो माँ वैष्णो देवी की पूजा करते थे। और ये इनमें कहीं ना कहीं चिंता सता रही है, क्योंकि अगर वहां पे गंडोला लगता है तो कहीं ना कहीं ये रास्ता बंद हो जाएगा। मगर एक और बात बता दूं मैं, तो ये इस रास्ते से आस्था भी जुड़ी है। माँ वैष्णो देवी इसी रास्ते से जो कि भवन गई थी, इस रास्ते में बाणगंगा पड़ती है, चरण पादुका पड़ती है, अर्धकुंवारी पड़ती है, और कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ पे उनको भी बाइकाट कर रहे हैं। ठीक है सोहन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि काफी अहम मुद्दा जो है इस समय उठता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर दुकानदारों ने अपनी हड़ताल जो है वो खत्म की है, लेकिन जो डीसी रियासी है उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस मुद्दे को लेकर जो एग्रीमेंट सिंह है उनके साथ इन दुकानदारों की मुलाकात करवाई जाएगी, ताकि एक बीच का रास्ता, एक ऑल्टरनेटिव निकल पाए, ताकि डेवलपमेंट भी ना रुके और इन लोगों को किसी तरीके की आर्थिक तंगी का सामना भी ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। आज के इस आधुनिक दौर में भी जम्मू कश्मीर के दूर दराज के कई इलाके सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बात करें अगर डोडा जिले की, तो यहाँ गेई देसा से लेकर गेई मलाना तक का 12 किलोमीटर का सफर लोगों को पैदल तय करना पड़ता है। करीब 30,000 की आबादी सड़क का निर्माण नहीं होने से हलकान हो रही है और इसे विडंबना कहा जाएगा कि आज तक की कोई भी सरकार इन लोगों की सुध नहीं ले पाई। तो तस्वीरें आपके सामने है, यहाँ पर सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है, लोगों को सीधे पहाड़ियों चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं लोग खुद अपना सामान उठाकर लेकर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं इन लोगों की सुध नहीं ले रहा और सीधे तौर पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी जो है वो हो रही है। विकास बताइएगा, अक्सर हम डोडा की कुछ तस्वीरें साझा करते हैं, अब एक और तस्वीर सामने आई है। 12 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच लोगों को पैदल चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। जी सुपर, मैं आपको बता दूं ये जो देसा का एरिया है और जो देसा के आसपास स्टैंडिंग एरिया में लगभग 5 पंचायतें हैं जहाँ पर 30,000 से ज्यादा आबादी है। और ऐसे में जो जिस गांव के लिए ये लोग चाहते हैं, यानी यहाँ से 50 किलोमीटर जो देसा तक पहुंचना है और वहां से फिर 10 से 12 किलोमीटर पैदल जाना है, यानी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। या कोई भी सामान उठाना है या फिर कोई बीमार हो जाता है तो 4 पाई पर उठाना पड़ता है। तो ऐसे में ये जगह जो है बिल्कुल काफी दूर दराज है और ऐसे में यहाँ पर काफी बार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार इस एरिया को इग्नोर किया है और ये लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारे इस एरिया को देखा जाए और एक रोड सर्वे किया जाए ताकि हम लोग भी रोड कनेक्टिविटी से जुड़े रहें। और एक बार रोड बन जाएगी तो बाकी सारी समस्या भी हल हो जाएंगी। ऐसे में बर्फबारी काफी ज्यादा होती है इस एरिया में और ये लोग जो है काफी दिक्कत का सामना करते हैं और
मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने पिछले 70 सालों से इन लोगों को इग्नोर करके रखा है और किसी भी नेता ने इन लोगों की कोई भी बात नहीं की है। विकास, आपको यहाँ पर रोकने की कोशिश करूंगी। अब सीधे हरियाणा की तस्वीरें आप तक साझा करेंगे, जहाँ पर सीएम नाथ सिंह सैनी द्वारा संबोधन किया जा रहा है। आप भी सुने क्या कुछ कह रहे हैं। जो भावना है, जो इसकी ताकत है, ये वही ताकत है कि व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करना, राष्ट्र को मजबूत और सशक्त रखना, ये इसके मूल में, संविधान के मूल के अंदर है। जो ताकत आज उन लोगों को 66 वर्षों के बाद मिली है, क्योंकि हमें इसका पालन करना चाहिए। कहा भी है, भारतीय संविधान भारत की जान है। भारतीय संविधान भारत की जान है, यह भारतीय अधिकारों की पहचान है। हमें इस बात को समझना होगा। पूरे देश में आज संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमें खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संविधान दिवस हमें मनाने का गौरव प्रदान किया है। और आज मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा के हर जिला में, देश के हर जिला में आज अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति इस पवित्र दिवस को मना रहा है। जैसा कि बताया भी गया है, 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यही वह दिन है जब संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान दिवस का मतलब देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्य के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। इस अवसर पर मैं आप सबको और सभी देशवासियों को संविधान दिवस व संविधान के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सहित भारत संविधान बनाने वाले सभी महानुभावों को भी मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज से अगले 1 वर्ष हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यह वर्ष हमें सदियों से लोकतंत्र में भारतीयों के विश्वास की याद को दिलाएगा। आज जब हम भारत को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जड़ें सदियों पहले हमारे पुरखों द्वारा स्थापित की गई पंचायत व्यवस्था में ही थी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो कहा गया है कि वी द पीपल लिखा है, यह सिर्फ 3 शब्द मात्र नहीं है। यह वाक्य पूरे भारत के जन गण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एकता की अपील है, अखंडता की प्रतिज्ञा है और गणतंत्र में जन जन में विश्वास की अभिव्यक्ति है। संविधान में व्यक्त यह भावना उस भारत की मूल भावना है जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यही भावना हमें सदियों पहले वैशाली के गणराज्य में दिखती है, वेदों की ऋचाओं में दिखती है और इसी के चलते हमारे देश में प्राचीन काल में बड़े बड़े शक्तिशाली गणराज्य स्थापित हुए थे।
हम जानते हैं कि चौथी शताब्दी से पहले लगभग 1000 साल तक उन गणराज्यों का इतिहास मिलता है। ये ऐसे शक्तिशाली गणराज्य थे जिन्होंने विश्व विजय पर निकले सिकंदर का मुंह मोड़ दिया था। मालव गणराज्य के वीरों ने तो उस घायल भी कर दिया था। इसके बाद वह व्यास नदी को भी पार नहीं कर पाया, क्योंकि उससे पता चल गया था कि आगे इससे भी शक्तिशाली और योद्धे और मगध का गणराज्य है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा में भी योद्धे गणराज्य के अवशेष रोहतक के खोखरा कोट में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वह बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली गणराज्य था। इस तरह गणराज्यों के रूप में सब शासन हमारी प्राचीन परंपरा है। इसी सब शासन को ही पाने के लिए हमने लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। रावी नदी के किनारे ली गई प्रतिज्ञा को हमने आज के दिन 1949 में गणतंत्र की स्थापना करने वाले संविधान को अंगीकार करके पूरा किया है। इस संविधान ने बराबरी, न्याय और ऊंचे आदर्शों वाला गणतंत्र स्थापित किया है। साथ ही सभी को विचारों की आजादी और उनके के समान अवसर दिए गए हैं। इससे हमें सब शासन देने के साथ ही विविधताओं से भरे इस देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। आज जब हम संविधान दिवस पर संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा व्यक्त करने और इसके अनुरूप आचरण करने का संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसा ही संकल्प पूरे देश में आयोजित किए गए समारोह में भी लिया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इस संकल्प की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने